नमस्कार बंधुओं, हम सविता मिश्रा छजा। प्रस्तुत है आज हमारे कहानी संग्रह सुधियों के अनुबंध से नरेश कुमार उदास भैया द्वारा लिखा आमुख। तो लीजिए सुनिए। लघु कथा विधा से कथा की ओर मोड़ने की शुरुआत। सविता मिश्रा छजा मूलतः एक सुपरिचित लघु कथाकार हैं। इनकी लघु कथाएं दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इंटरनेट पर बराबर देखी गई तथा पढ़ी गई हैं। इनका एक लघु कथा संग्रह रोशनी के अंकुर भी छपकर आया है। इनकी कुछ लघु कथाओं का कैनवस इतना विस्तृत लगता है कि उस विषय पर एक सशक्त कहानी लिखी जा सकती है। लेखिका सविता मिश्रा छजा ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि कई सुधी पाठकों ने उसकी लघु कथाएं पढ़कर इस तरह की बातें की तथा यह कहा कि अमुक लघु कथा पर कहानी लिखो। छजा के भी मन में तब यह विचार कौंधा, क्यों न वह कहानी ही लिखें। इस तरह लेखिका जो लघु कथाकार हैं उसकी कथाकार बनने की सफल शुरुआत हुई। लेखिका की प्रथम लिखी कहानी फर्स्ट इम्प्रेशन है जो उसने 2014 में लिखी थी। अब बात करूं सुधियों के अनुबंध कथा संग्रह की, जिसमें कथाकार की कुल 14 कहानियां हैं। छजा चाहती हैं कि वह कुछ अलग हटकर उन लोगों पर लिखें, चाहे वह किसी एक व्यक्ति भर की कहानी हो, भले वह आम आदमी की कहानी न हो। मेरे साथ वार्तालाप में उसने यह कहा भी कि वह उस अकेले की कहानी को प्राथमिकता देना चाहेंगी। सविता मिश्रा छजा की विभिन्न लघु कथाओं में जीवन के अलग अलग विषयों को उकेरने वाली लेखिका ने इस कथा संग्रह में नारी विषयक मुद्दों को अपने ढंग से रचा है। नारी की पीड़ा, संघर्षों की कहानियों को विषय बनाकर नारी की वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया है। इन कहानियों में सामाजिक रिश्तों, बदलते परिवेश, विदेश में रह रहे बेटे का माँ बाप के प्रति दायित्व बोध की जागृति, नई पीढ़ी की सोच तथा आज की तथाकथित मोबाइल प्रेम की कथा भी इस संग्रह में शामिल मिलेगी। अस्तित्व मरता कब है में नक्सली बनी नारी के मन में उठते विचारों के बवंडर उसे आत्मसमर्पण करने को प्रेरित करते हैं। नायिका सरगना यानी औरत के जीवन जीने की ढंग तथा उसके टूटते चटकते सपनों की किरचों से घायल मन अंत में आत्मसमर्पण कर डालता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उनके साथ जो बलात्कार हुआ था, उन्होंने जो कुंठा, पीड़ा, त्रास, जंगली जीवन जिया, उसका उत्तरदायी व्यक्तियों को क्या प्रशासन उचित सजा देगा तथा इस गिरोह में शामिल युवतियों को समाज की धारा में लौटा पाएगा? समाज उन्हें खुले मन से स्वीकार करेगा? फिलहाल समर्पण करने से उनके बचे सपनों को पूरा करने की आस लिए वह ऐसा करती हैं, यही कथा का सार है। नई और पुरानी पीढ़ी में बहुत सारा बदलाव आया है। वैज्ञानिक खोजों तथा मीडिया तथा इंटरनेट के होने से पूरे समाज का परिदृश्य ही बदल गया है। पुरानी पीढ़ी के लिए यह एक चमत्कार की भांति लगता है। कभी कभी ग्रेस मार्क्स में कथानायिका नेहा अपनी माँ से ग्रेस मार्क्स के बाबत पूछती है तथा उसकी माँ ग्रेस मार्क्स के बारे में कहती है कि वह अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर थी तथा उसे ग्रेस मार्क्स की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो शिक्षा में 100% नंबर लेने की दौड़ में लगे रहते हैं, वह ग्रेस मार्क्स के प्रति उत्साहहीन हैं। वह तो टॉपर बनने की रात दिन मनसा पाले रहते हैं और यही लक्ष्य बनाकर जीना चाहते हैं। समाज चाहे जितना भी बदल जाए, आदमी जितना भी पढ़ लिख कर स्वयं को सभ्य कहलाने का भ्रम पाले, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे युवक हैं जो माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं। कुछ सोहदे लफंगे टाइप के लोग आती जाती लड़कियों को बिना वजह तंग करते रहते हैं।
आत्मशक्ति कहानी में निक्की भी इस छेड़छाड़ का शिकार होती है। दुख तब होता है जब बेटी का बाप ही सारा दोषारोपण पत्नी तथा बेटी पर जड़ देता है। तब निक्की की माँ आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर पुलिस थाने जाती है तथा लड़के के घर के सामने नारेबाजी करती है। सोहदे युवा के माँ बाप निक्की की माँ से माफ़ी मांगते हैं, लड़का भी माफ़ी मांगता है, तब पुलिस थाने से बच पाता है। यही इस कथा का सार है। आपसी समझ सुलह इस कहानी का अंत है। इस संग्रह की एक कहानी रेत का घर काफ़ी देर तक मन में छाई रहने वाली एक कथा है जिसमें युवक शादी के बाद पत्नी के कहने से विदेश में जा बसता है तथा वहीं रहने लगता है। एक दिन समंदर के किनारे उसकी नन्ही बेटी रेत के घरौंदे बनाती है जिसे लहरें तोड़ जाती हैं। विनय, जो इस कथा के नायक है, अपने अतीत में खोकर रह जाता है तथा माँ बाप का उसके लिए किए संघर्षों को याद करता है तो उसका मन भर आता है। विनय की पत्नी पति के मनोभावों को पढ़कर माफ़ी मांगती है तथा स्वदेश लौटने को राजी हो जाती है। इस कथा की शैली भी पाठक को बांधती है। सभी कहानियों को विस्तृत उल्लेख करना संभव नहीं है। मैं संक्षेप में कुछ का जिक्र करना चाहूँगा, कुछ का नहीं। पीढ़ियों का अंतर में बदलते हुए परिवेश, कंक्रीट में बदलते शहरों का उल्लेख है तथा लेखिका ने संबंध में नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों की भिन्नता को भी दर्शाया है। वही मोबाइल की खतरनाक खेलों में डुबाने वाली तथा युवाओं को इसकी लत लगाने वाला अंत में आत्मग्लानि के भावबोध से भरकर सीधे रास्ते पर चला आता है, वह लौट आया, कथा का यही कहन है। पिंजरे की चिड़िया कहानी में स्त्री संघर्ष, जीवन के रंग में बीमार वीणा जो बच्चों की उपेक्षा झेलती है, तो उसके जाने का दुख में लेखिका ने परिवार में हुई बच्चे की मौत होने पर उनकी कथा व्यथा दर्शाई है। मन का डर कथा का विषय प्रेमिका तथा पत्नी संबंधों पर आधारित एक प्रेमी की मनोभावों को व्यक्त करती कथा है। इस कथा संग्रह की शीर्षक कथा सुधियों के अनुबंध वास्तव में लीलाधर जो बुजुर्ग हैं तथा जिसकी पत्नी परलोक सुधार चुकी है, वह पुराने दिनों की याद में पत्नी संग बिताया जीवन संघर्षों को तो याद करता है, साथ साथ स्वर्गीय पत्नी के गहनों को संदूक से निकाल कर उससे जुड़ी पत्नी के स्मृतियों को भरे मन से परिवारजन को सुनाता रहता है। मन की यही व्यथा गहनों के प्रति पत्नी का मुंह तथा उसने कैसे रुपए जोड़ जोड़ कर सब गहने बनवाए, सारे चित्र लीलाधर की आंखों में बार बार चलचित्र की भांति कौंधते हैं। तब उसकी आंखें पनीली हो उठती हैं। लेखिका सविता मिश्रा अच्छजा ने इन कहानियों में कोई नई भूमि खोदी है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सामान्य रूप की कहानियां हैं जो समाज में से ली गई हैं। कोई भी लेखक या आंखों देखी लिखता है या स्वयं पर बीती, लेकिन सपाट बयानी कहानी में नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं अच्छजा इसका शिकार हुई हैं। इससे लेखिका को बचना चाहिए था। हम लेखिका सविता मिश्रा के इस नए कदम को स्वीकारना चाहिए। हमें लेखिका सविता मिश्रा अच्छजा के इस नए कदम को स्वीकारना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें उत्साहित भी करना चाहिए। यह 9 पल्लव खिलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। अच्छजा कल को नया लिखेगी तो उसकी कहानियों में सुधार निखार आएगा। मैं लेखिका सविता मिश्रा अच्छजा को सुधियों के अनुबंध के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वह इस विधा में नए कीर्तिमान स्थापित करें, खूब हिंदी साहित्य को पढ़ें, निरंतर लेखन करती रहे। मैंने उसकी लिखी यह सभी कहानियाँ दूरभाष पर उससे सुनी हैं, तभी मैं इन पर टिप्पणी कर पाया हूँ। मुझे यह भी विश्वास है कि इन कहानियों को पाठक भी पढ़ेगा तो उसे लगेगा, अरे
यह तो मेरी कहानी है। इन कहानियों में मानवीय पीड़ा बदलता जीवन है। पुनः बधाई देता हूँ मैं अक्षजा को। चाहता हूँ वह बराबर लिखती रहें, लघु कथा के साथ साथ कहानियों का भी सफल सृजन करती रहें। तो ये रही उदास भैया द्वारा लिखी आमुख। तो अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करके इंतज़ार करिए दूसरी वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।